हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू कराऊं। रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में आपने 8th क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो है ह्यूमन बीइंग जो होता है वो पॉवर्टी में आता है। जैसे मेल है या फीमेल है, दोनों जो है वो एट द स्टेज ऑफ पॉवर्टी में आते हैं, और किस तरह से फिर उनमें फीमेल के केस में एग की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होती है, जिसको पॉवर्टी बोलते हैं। हालांकि आपको पता है कि फीमेल में जब फीमेल पैदा होती है, गर्ल पैदा होती है, तो उसी टाइम से उसके अंदर जो है वो बहुत सारे एग्स जो हैं वो इमेच्योर फॉर्म में जो होते हैं। और फिर जब वो पॉवर्टी में आती है तो फिर प्रत्येक मंथ जो है 1 एग मेच्योर होता है, और वो जो है वो रिमूव होता है बॉडी से इन केस ऑफ फीमेल। इसके अलावा भी बहुत सारे जो सेक्सुअल करेक्टर जो है वो मेल और फीमेल में डेवलप होते हैं, जो उनको डिस्टिंग्विश करते हैं मेल और फीमेल से। जैसे उसका अगर एक्स एक्स और एक्स बाई क्रोमोसोम्स के बारे में हम देखें तो उसमें भी और कुछ एक ऐसे करेक्टर जो उनको फिजिकली जब वो मेच्योर होते हैं 10-12 साल के बाद जब वो मेच्योर होते हैं, तो उनके अंदर कुछ ऐसे करेक्टर जो हैं वो आते हैं जिनको सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी हम बोलते हैं। जैसे मेल के केस में जैसे बियर्ड आना होता है, उसके शोल्डर थोड़े मजबूत होते हैं, उसकी वॉइस थोड़ी डीप हो जाती है। और इसी तरह से फीमेल के अंदर भी कुछ ऐसे करेक्टर्स जो वो होते हैं जो उनको जिनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो वो बोलते हैं। और फिर मेल और फीमेल जो होते हैं दे आर मेच्योर फॉर द रिप्रोडक्शंस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस सिस्टम में वो पार्ट आते हैं मेल के जिसमें वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स होती है, और सेकंड पार्ट उसमें वो आता है जो जर्म सेल्स को इनको दूसरे पार्ट्स में जो हो पहुंचाता है, और फिर वो जर्म सेल्स जो होते हैं वो फीमेल में जो वो एंटर करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले इसमें जो पार्ट आते हैं वो 1 पेयर टेस्टिस होता है, 1 पेयर टेस्टिस। और ये जो टेस्टिस होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक, स्क्रोटम सैक में ये प्रेजेंट होते हैं। आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होते हैं, 1 पेयर होते हैं। और स्क्रोटम सैक में क्यों होते हैं, ये बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि इनको जो स्पर्म की फॉर्मेशन ये करेंगे यहाँ पे, टेस्टिस का काम जो होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म की फॉर्मेशन जो होती है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम टेम्परेचर जो है इनको सर्वाइव करने के लिए जो वो चाहिए, इनकी फॉर्मेशन के लिए जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर जो वो चाहिए होता है। तो इस स्क्रोटल सैक में इसलिए होते हैं, बॉडी से बाहर इसलिए होते हैं, और ये फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म की फॉर्मेशन, शुक्राणु जिनको हम बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन जो वो टेस्टिस जो है वो करते हैं। इसके अलावा टेस्टिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो हार्मोन होता है जो मेल में मेल करेक्टर के लिए जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे वो स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो टेस्टिस जो है वो उसको बनाता है ना। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की फॉर्मेशन जो है वो इस हार्मोन के द्वारा ही होती है। तो ये मेन हार्मोन जो है वो मेल का वो टेस्टोस्टेरोन ही होता है, जो उसकी पावर को जो है वो डिटरमिन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना। अब यहाँ पे हम डायग्राम पे देखते हैं, ये जो टेस्टिस है यहाँ से फॉर्मेशन होगी स्पर्म की, ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। और ये पार्ट है इसका नेक्स्ट, बास डिफरेंस। तो बास डिफरेंस ये जो होता है यहाँ से फिर वो स्पर्म जो है वो आगे जाते हैं, यहाँ पे इसमें आगे जाते हैं, और ये फिर यहाँ पे स्पर्म जो होते हैं, आपको पता है स्पर्म दे आर मोटाइल, वो मोटाइल होते हैं, चलते फिरते हैं। तो उसके बाद फिर वो यहाँ पे पहुँचते हैं, और यहाँ पे पहुँच के
उनको सिक्रीशन जो है वो दो ग्लैंड जो है हमारे यहाँ पे होते हैं, दैट इज सेमिनल वेसिकल एंड सेकंड इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड जो है स्पर्म को जो है एक लिक्विड मटेरियल जो वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण उनका मोटाइल जो है वो, उनका मूवमेंट जो है उसकी वो अच्छी हो सकती है। और सेकंड लिक्विड मटेरियल तो प्रोवाइड करवाता है, लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करवाता है, बट साथ में ये उस स्पर्म को नरिश भी करता है, ठीक है, नरिशमेंट भी उसको देता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है। जो फ्लूइड इनके अंदर होता है प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स में जो फ्लूइड होता है प्रोटीनस इन नेचर होता है, वो इनको क्या करता है, एक नरिशमेंट जो है उनको करता है, ताकि स्पर्म जो है वो लिविंग रह सके, वो खत्म ना हो जाए। और उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं, ये जो यहाँ पे डक्ट है, ये ऊपर से आपके यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारा, यहाँ से आती है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन जो है वो स्टोर होती है। ये यूरेटर है इसका, यूरेटर जो किडनी से आते हैं, और किडनी से क्या लाते हैं वो, यूरिन लाते हैं ना। तो यूरिन जो है फिर आपके यूरिनरी ब्लैडर में जो वो स्टोर होती है, और उसके बाद फिर यहाँ से रिमूव की जाती है ये। और यहाँ पे आप देखो, ये जो सीमन को लाने वाली, स्पर्म को लाने वाली स्पर्मेटिक डक्ट जो होती है, ये डक्ट और ये जो यूरिनरी डक्ट होती है, जिससे यूरिन यहाँ पे आता है, ये दोनों जो है वो एक पॉइंट के ऊपर जो वो मिल जाती है, जिसको फिर हम यूरिथ्रा जो वो बोलते हैं। तो ये कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट भी इसको हम बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये यूरिन और स्पर्म दोनों को लाने का एक कॉमन पैसेज जो वो होता है, कॉमन रास्ता जो है यहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से स्पर्म की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, उसमें सिक्रीशन उसको प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स की मिलती है, और उसके बाद फिर वो पेनिस के थ्रू जो वो स्पर्म जो वो बाहर हो जाते हैं ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज या ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पे एक चीज ये भी है, यूरिनोजेनिटल डक्ट जो मैंने आपको बताया, दैट इज द कॉमन पैसेज। वो कॉमन पैसेज जो है वो होता है यूरिन पास करने के लिए भी, और स्पर्म को पास करने के लिए भी कॉमन डक्ट जो वो यहाँ पे होती है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो तब तक के लिए थैंक यू।